कुछ इदारों और मंसूबों को दोस्त ममालिक को बेचने की जो है ये प्लानिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों के शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखते हैं, जिससे तकरीबन $2.5 अरब जो है ना मईशत में शामिल हो सकेंगे और जो फिर रुपया ज़ाहिर है डिवैल्यू हो रहा है, इसको कुछ हद तक जो है ना वो सहारा मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, ये तो वही हिसाब हो गया कि आपके घर में खाने को है नहीं, इतनी तंगी है कि आप अपने घर का सामान बेचते जाएं और पैसे जब वो आ जाएंगे उसको खर्च कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट बिट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन गिर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड है वो भी आधे से कम रेट पे आ गया है। तो इसका सीधा साइन ये होता है कि पाकिस्तान अब लगभग डिफॉल्ट के कगार पे है। तो आज डॉलर के रेट और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा के पाकिस्तान की आवाम का खून तो पहले ही चूस लिए। अब आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान का विश्व स्तर पे जो फर्क पड़ने वाला है, जो असर आने वाला है मंदी का और वो डिफॉल्ट की चपेट में आने वाला है, उसके ऊपर इस मीडिया एंकर ने डिस्कशन किया कि कैसे पाकिस्तान की सरकार ने आधा पाकिस्तान टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया और इस बिकते हुए पाकिस्तान से ये अब अपना पाकिस्तान चलाना शुरू करेंगे। और ये इन्होंने यहाँ के बहुत से संस्थान बेचने शुरू किए जो जिससे कि कुछ पैसे पाकिस्तान में आ जाए और उससे इकोनॉमी को सुधारा जा सके। जबकि पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट सीधा बोल रहे हैं कि हमारा तो इतिहास ही काला रहा है कि हमने पीछे भी हमारे रेडियो स्टेशन वगैरह जो पाकिस्तान के मेन संस्थान थे वो हमेशा से हम बेचते आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई रिसोर्सेज है ही नहीं कि उसकी इकोनॉमी को कुछ बूस्टर मिल सके खुद की रेवेन्यू से। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि जो मुआशी सूरत हाल है, एक अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह एक सियासी अदम इस्तेहकाम है। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 9 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। पाकिस्तान के बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में आधी कीमत पर बेचे जा रहे हैं। रुपया मुसलसल गिर रहा है। IMF की जानिब से कोई हौसला अफजा मैसेज नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपको क्या लग रहा है कि जब तक हमारा ये सियासी अदम इस्तेहकाम ये मुस्तहकम नहीं होगा, ये सूरत हाल नहीं सुधरेगी, तो हमारी क्या ये मुआशी गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दिया है हमारे जो माशी हालात हैं उनके बारे में। मगर 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा इसमें कुछ अगर हो सके तो बैलेंस आए। सबसे पहले जो जिस चीज पर हमने गौर कम किया है कि अल्लाह के फजल से पिछले साल हमारा शरह नमू जो है, इन मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अंदाजा लगाया है कि माशाल्लाह 6%। अब ये पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि पिछले साल भी 6%, और वो ज्यादा रिकवरी थी कोविड के बाद, और जो पिछला साल अभी जो गुजरा है उसमें 6%। तो शरह नमू में इन मुश्किलात, बेपनाह मुश्किलात जिनका आपने जिक्र किया है, हमारे माशी तरक्की की रफ्तार में कुछ इजाफा हुआ है। और इससे आपको शायद इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि अल्लाह के फजल से हमारी जो इकॉनमी है उसमें एक रेजिलियंस है, एक उसमें जिसे कहते हैं कि एक ताकत है। और इस चीज को बाज़ वक़्त हमें एम्फसाइज करना चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि मुख्तलिफ वक्त ऐसे गुजरे हैं जब पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुजरा है मगर निकल आया है। अब बस हमारी दुआ यह है कि इस मर्तबा भी कुछ ऐसा हो। आजकल जो हालात खराब हुए हैं जिसका आपने वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, वो यकीनन उसमें ना सिर्फ माशी वजूहात है मगर साथ साथ जो सियासी इस वक्त हलचल है उसने, दोनों चीजों ने मिलकर मार्केट्स को बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हालात संभाले जाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब,
कुछ ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके भी नॉलेज में होगा कि उन्होंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ इदारों और मंसूबों को दोस्त ममालिक को बेचने की जो है ये प्लानिंग कर रही है। ये वाज़ेह तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि 2 पावर प्लांट्स और कुछ इदारों के शेयर्स अरब ममालिक को बेचने का इरादा रखते हैं, जिससे तकरीबन $2.5 अरब जो है ना मईशत में शामिल हो सकेंगे और जो फिर रुपया ज़ाहिर डिवैल्यू हो रहा है इसको कुछ हद तक जो है ना वो सहारा मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है, ये तो वही हिसाब हो गया कि आपके घर में खाने को है नहीं, इतनी तंगी है कि आप अपने घर का सामान बेचते जाएं और पैसे जब वो आ जाएंगे उसको खर्च कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या आपके जो मुल्क की असासे हैं, इदारे हैं, इनको बेच के आप अपने मुल्क को कितनी देर तक चला सकते हैं? क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है डॉक्टर साहब? ये बहुत अहम सवाल है आपका। आपने जिस चीज का जिक्र किया इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं ट्रांजैक्शन। अब आप ये देखिए कि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान जो है, जब हम सुकूक बॉन्ड जो इस्लामिक बॉन्ड फ्लोट करते हैं उसके पीछे हम कोई ना तो कोई मुल्क का एसेट जरूर प्लेज करते हैं। ये इस्लामिक फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म रहा है। आपको तो अंदाजा होगा कि 1-2 एयरपोर्ट्स भी हमने प्लेज किए हैं, और कराची एयरपोर्ट, आपका लाहौर एयरपोर्ट, बिल्कुल, और मोटरवे वगैरह, रेडियो पाकिस्तान की इमारत है, इस्लामाबाद का F9 पार्क है, ये मोटे तो मुझे याद है जी। बिल्कुल, तो ये एक तरीका होता है कि आप, चूंकि आपकी बात खुद क्रेडिट वर्दीनेस में कमी आती है, मगर ये एक इस्लामिक तरीका है और इसे हमें पूरी तौर पर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जो बात हो रही है वो ये है कि शेयर्स जो हैं, मुख्तलिफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, खास तौर पे जो प्रॉफिट मेकिंग हैं, उनके शेयर्स जो का यकीनन एक तरह से जिसे कहते हैं पार्शल हैंडिंग ओवर, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं, इसलिए कि आप किसी एक गवर्नमेंट को दे रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट को, मगर इसमें ये होगा कि इक्विटी शेयर दिया जाएगा। हमारे लिहाज से बिल्कुल क्लियर ये पॉलिसी होनी चाहिए कि कंट्रोल एंड ओनरशिप मस्ट रिमेन विद पाकिस्तान। अच्छा, शेयर्स आप जरूर दें, आप चाहें तो 15-20% शेयर्स जो हैं, मगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है इन इदारों की हमारे मुल्क में हमारे पास रहे। मतलब कि अगर आपने शेयर्स देखते हैं, कल को शेयर्स बेचने का आपने फैसला किया तो हुकूमत पाकिस्तान इसे वापस खरीदेगी, इसकी कीमत हमारा जो दोस्त मुल्क है जो ले रहा है वो तय करेगा। इसको हम एक तरह का कर्ज भी कह सकते हैं, राइट? अगेंस्ट एन एसेट, यस। मगर मैं फिर से जरा एम्फसाइज कर दूं कि ओनरशिप हैंडओवर नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप थ्रू ए शेयर इन द इक्विटी ये मुनासिब है और हमने OGDC के साथ पहले भी किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। OGDC के शेयर्स भी हमने कुछ बेचे हुए हैं। अब बाज़ वक़्त होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स देते हैं और इस मर्तबा शायद कोई मालिक जो हैं खासतौर पर मिडिल ईस्ट के, उनमें दिलचस्पी होगी, खास तौर पे एनर्जी सेक्टर में उनकी नेचुरली इंटरेस्ट ज्यादा हो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो PSO की निजकारी का फैसला कर रहे हैं, ये शेयर्स पे होगा या आप इसको बिल्कुल ही प्राइवेटाइज कर देंगे, दे देंगे? ये प्राइवेटाइज हो रहा है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई खास किसी मुल्क को दिया जा रहा है, किसी हुकूमत को। ये प्राइवेटाइजेशन थ्रू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो पाकिस्तान में हमने 90s में बहुत किया है। हाँ। आपको याद होगा, और जब हमने बैंकों को प्राइवेटाइज किया वो भी एक बड़ा दौर था। अब आप अगर समझ रहे हैं कि आपको प्राइवेटाइजेशन से कुछ आपको कैश फ्लो की पोजीशन बेहतर होगी तो ये मुनासिब स्ट्रेटजी। और इदारों की कारकर्दगी भी आप समझते हैं कि प्राइवेटाइज करने से बेहतर हो सकती है, वो मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं? आपको पता है हमारे यहाँ बड़ी तनकीद होती है। अब जैसे शाहिद खान अब्बासी देख लें, उनकी जो प्राइवेट एयरलाइन थी वो हमेशा फ़ायदे में रही और जो PIA थी उस दौर में आज तक बड़ा नुकसान होता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक इदारा जो है वो एक पर्सनल बंदा अपने उस पर चला रहा, उसको फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन मुल्की इदारा उसी में नुकसान में जा रहा हो। तो आप ये समझते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज करने से इस मुल्क को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा?
देखिए, प्राइवेटाइजेशन उस वक्त आपको करना चाहिए जब वो एक मोनोपोली ना बन जाए। हाँ। और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहे, वरना प्राइवेट सेक्टर को आपने उठा के मोनोपोली दे दी तो वो बेपनाह प्रॉफिट बनाएंगे। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे एयरलाइन सेक्टर में पीआईए सबसे अहम हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और 2-3 साल पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन पे डिसीजन हो चुका था। मगर प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत ये आ रही है कि वहां के ट्रेड यूनियन जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। मगर सालाना हम पीआईए को बेल आउट करने के लिए 30 से 50 अरब दे रहे हैं। अच्छा। यकीनन इस तरह के इदारे जो हैं इनकी प्राइवेटाइजेशन का केस यकीनन है और हमें कोशिश करना चाहिए। खासतौर पे अब आपको हैरत होगी अगर मैं आपको एक आदाद शुमार दूं कि हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बोझ हमारे फेडरल बजट पर बढ़ के 850 अरब तक जा चुका है। अच्छा, ये हैरतअंगेज बोझ है और इसकी वजह से हमारे बजटरी पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है और इसी वजह से जो हमारा बजट डेफिसिट है वो भी बढ़ता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बड़ा, बहुत बड़ा है। 5 साल पहले ये जो बोझ था ये 150 अरब था और आज ये बढ़ा के 850 अरब है और इसमें सबसे ज्यादा दखल जो है वो जो हालात हद से ज्यादा हमारे पावर सेक्टर में खराब हो चुके हैं उसकी वजह से सब्सिडी वगैरह का बोझ बहुत बढ़ गया। डॉक्टर साहब, ये पीटीआई के दौर में तो ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, आज इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। तो इसमें किसका कसूर है? मौजूदा हुकूमत हालात पर काबू नहीं कर पा रही है या पीटीआई ने कुछ ऐसा किया है कि इनको भुगतना पड़ रहा है? दरअसल बात यह है कि ये सारा फ्यूल सप्लाई की सिचुएशन का नतीजा है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास पावर सेक्टर में जनरेशन की कैपेसिटी मुनासिब है और इसमें हमें मुस्लिम लीग की हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने बहुत कैपेसिटी में एक्सपेंशन किया था। मसला ये है कि इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो फ्यूल की कीमत, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, बहुत बढ़ गई है। अब आप देखिए कि एलएनजी की कीमत कोई 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना। कोयले की कीमत 2 गुना बढ़ी और इस वक्त हमारे पास जो ज़खायर हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम फ्यूल की सप्लाई को पूरी तरह से इंपोर्ट करें, दरामदात करें और अपने जनरेशन माल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। डॉक्टर साहब, यही है, ये मसला है और कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं और इसकी वजह तो यूक्रेन रशिया वॉर है कि गैस सारा यूरोप लेकर प्रीएम्प्ट कर रहा है, इसलिए कि उनकी इकोनॉमीज तो बैठ जाएंगी। इसलिए हालात हद से ज्यादा